नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसूगा एजुकेशन। आज हम चर्चा करने वाले हैं आसियान के बारे में। देखिए, आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखिए, ये एशिया का मैप है और ये साइड है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ये सब। यहाँ पे बात हो रही है साउथ ईस्ट की। तो ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये हैगा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट एशियन, एशिया का जो साउथ ईस्ट पार्ट हैगा, उसके जितने नेशन आएंगे मतलब कंट्री आएंगी, उन्होंने मिलके एक एसोसिएशन बनाया है। उसी को हम आसियान बोलते हैं, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब बात करते हैं इसमें कितनी कंट्री आ जाए। देखिए, इसमें 8 कंट्री हैं। इसमें है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, और ये है बड़ा सा इंडोनेशिया, और ये है फिलीपींस। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया और फिलीपींस, ये 8 कंट्रीज हैं। देखिए, ये जो आसियान है उसका फ्लैग हैगा, और अदर जितनी भी कंट्रीज होंगी उन सबका ये फ्लैग है, ये लोगो हैगा, और ये सारे क्या है, कंट्रीज के फ्लैग होंगे। देखिए, जो आसियान जो संगठन हैगा वो एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। देखिए, जो आसियान सचिवालय हैगा वो इंडोनेशिया की राजधानी, देखिए ये हैगा इंडोनेशिया का मैप, इतना बड़ा, और ये हैगा इसका एक द्वीप, जावा द्वीप, जिसपे इसकी राजधानी है जकार्ता। यहाँ पे आसियान जो संगठन हैगा उसका क्या हैगा, सचिवालय हैगा। इनका मोटो क्या है, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इसकी हिस्ट्री, आसियान घोषणा पत्र जो बैंकॉक में हुआ था, इसीलिए इसको बैंकॉक घोषणा पत्र भी बोलते हैं। 1967 को आसियान की स्थापना की गई थी राष्ट्र द्वारा साइन करके। उस समय कितने राष्ट्र थे, तो उस समय सिर्फ 5 राष्ट्र थे जिन्होंने आसियान की स्थापना की थी। वो कौन कौन थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। 1990 के दशक में, देखिए 1975 में वियतनाम के युद्ध के बाद और 1991 में जब शीत युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद इसके जो सदस्य थे स्टार्टिंग 5, वो दोगुने हो गए। जैसे ब्रुनई जुड़ गया इसमें 1984 में, वियतनाम जुड़ गया 1995 में, लाओस और म्यांमार जुड़ गया 1997 में, कंबोडिया जुड़ गया 1999 में। देखिए, इन्होंने एक 1995 में एक परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने की समझौता किया था, और 2008 में इन्होंने अपना चार्टर लागू कर दिया था जो बाध्यकारी। बात करते हैं कि गोल्स क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आसियान के क्यों बनाया गया आसियान को, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने हेतु इसको बनाया गया है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों पर सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देने के लिए इस संगठन को बनाया गया है। कृषि उद्योगों के अधिक उपयोग, व्यापार विस्तार, परिवहन और संचार सुविधाओं में सुधार और लोगों के जीवन स्तर सुधार में अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करने के लिए इस संगठन को बनाया गया है। देखिए, जो दक्षिण पूर्व एशियाई जो अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए भी बनाया गया इसको, कि जो स्टडीज होती हैं उसके अंदर अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर सके। बात करते हैं जो संस्था तंत्र है, किस प्रकार से संस्था काम करती है। तो जो इसके अध्यक्षता करते हैं, इसकी अध्यक्षता हर वर्ष होती है। मान लेते हैं म्यांमार रहेगा, तो म्यांमार में सबसे पहला अक्षर क्या आता है, एम आता है, और थाईलैंड में टी आता है। तो जोन सा इसमें से पहले आएगा
उसको अधिकता मिल जाएगी पहले, फिर उसके बाद जो वर्ड आएगा अल्फाबेट में उसको अधिकता से मिलती रहेगी। इस प्रकार से हर ईयर अधिकता चेंज होती रहती है। देखिए इसमें आसियान शिखर सम्मेलन की बात होती है। ये जो आसियान की सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था है, ठीक है, और आसियान मंत्रालिक परिषद जो चार्टर था इनका, उन्होंने कुछ कोऑर्डिनेटिंग कम्युनिटी की बात की है जिसमें 4 रहेंगे, जैसे आसियान कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी काउंसिल, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी काउंसिल और आसियान सोशल कल्चरल कम्युनिटी काउंसिल। निर्णय कौन लेता है? देखिए जो भी इनके बीच में निर्णय लिए जाते हैं वो परामर्श के द्वारा और सहमति के द्वारा लिए जाते हैं। अगर किसी भी टॉपिक पे सहमति और परामर्श सेम नहीं मिलते हैं तो उस टॉपिक को स्किप कर दिया जाता है, उस टॉपिक को छोड़ दिया जाता है। देखिए ये जो आपको मैप दिख रहा है यहां से यहां तक, ये टोटल है आसियान कंट्रीज। अगर इसमें बात करते हैं आसियान +3, +3 का मतलब क्या है कि इसमें 3 कंट्रीज और जुड़ जाएंगी। वो कौन सी है? इसमें चाइना है, साउथ कोरिया है और जापान। अगर बात करते हैं +6 की तो इसमें 6 जुड़ जाएंगे। 6 में 3 हम बता चुके हैं आपको, जो आसियान +3 थे वो तो रहेंगे रहेंगे। उसके बाद इंडिया आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा और न्यूजीलैंड आ जाएगा। ये है आसियान +6, ठीक है। देखिए शक्तियां क्या है और अवसर क्या है आसियान के अंदर। जनसंख्या की बात करते हैं तो यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या को समाहित करता है, जिसमें आधी से अधिक जनसंख्या 30 वर्ष की आयु से कम। और जो यूरोपीय संघ हैगा और उत्तरी अमेरिका से भी बड़ा बाजार हैगा ये। एशिया की तीसरी और विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ये। चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ समझौता हुआ है, मुक्त व्यापार समझौता। विश्व स्तर पर चौथा सबसे लोकप्रिय निवेश का लक्ष्य भी हैगा। देखिए जो आसियान के वैश्विक निर्यात में भी हिस्सेदारी बढ़ गई है। 1967 में पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 2% जो व्यापार होता था, निर्यात होता था, वो 2016 में बढ़ के 7% हो गया है। और आसियान ने एविगेशन मार्केट, ओपन स्काईज नीतियों में भी कनेक्टिविटी को बढ़ाने का प्रयास किया, ठीक है। चुनौतियां क्या है? एकल बाजारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में क्षेत्रीय असंतुलन है। आसियान सदस्य राष्ट्रों के बीच अमीरी और गरीबी का अंतर बहुत ज्यादा है तथा आय असमानता भी अधिक है। कई ऐसी कंट्री हैं जिनमें जो प्रति व्यक्ति आय है और जो जीडीपी है वो बहुत ज्यादा है, और कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जिनकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत कम है और जीडीपी भी कम है। जैसे सिंगापुर, सिंगापुर में प्रति व्यक्ति जीडीपी सबसे अधिक है, लगभग $53,000। ये डाटा कब का है? 2016 का। जबकि कंबोडिया की प्रति व्यक्ति जीडीपी $1,300 से भी कम। कम विकसित देशों के को क्षेत्रीय प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। देखिए जिनकी जीडीपी कम होगी, जिनका प्रति व्यक्ति जो आय है वो कम होगी, उनके पास संसाधन भी कम होंगे, वो जितने भी योजनाएं बनेंगी आसियान में उसको सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। सदस्य राष्ट्र की राजनीतिक प्रणाली अलग अलग तथा लोकतंत्र, कम्युनिस्ट और सत्तावादी है। देखिए जो आसियान कंट्रीज है उसके अंदर बहुत तरह की जो राजनीतिक प्रणाली है, फिर कुछ देश लोकतंत्र हैं, कुछ में कम्युनिस्ट पार्टी है, कुछ सत्तावादी हैं। तो ये भी एक तरह की चुनौती। सबसे बड़ी चुनौती है दक्षिणी चीन सागर, जो चीन का मुद्दा है, ठीक है। आसियान को मानव अधिकारों के प्रमुख मुद्दों पर विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए रोहिंग्याओं के खिलाफ म्यांमार में दरार, ये भी चुनौती है। चीन के संबंध में एकीकृत दृष्टिकोण पर बातचीत करने में असमर्थता, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में इसके व्यापक समुद्री दावे में जवाब। देखिए जो चीन हैगा, जो आसियान की कंट्रीज है 10, उसमें से बहुत सारे देश ऐसे हैं जो खुल के इसका विरोध नहीं करते हैं और कुछ खुल के विरोध करते हैं, इसीलिए कुछ भी बातचीत अच्छे ढंग से नहीं हो पाती। अगला, आम सहमति पर अत्यधिक बल
मुख्य दोष है। कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए के बजाय टाल दिया जाता है। किसी भी जरूरी टॉपिक पे बात नहीं की जाती, उसको स्किप कर दिया जाता है। अगर कोई मेंबर करने की कोशिश करता भी है तो उस पर आम सहमति नहीं बन पाती, इसीलिए वो चीज क्या हो जाती है, वो स्किप हो जाती है। सहमति को लागू करने के लिए कोई केंद्रीय तंत्र नहीं है, और जो विवाद होते हैं अलग अलग कंट्रीज के बीच में, उसको भी निपटान करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। देखिए ये कंट्रीज है, ये कंट्रीज के फ्लैग है, ये हम आपको पहले दिखा चुके हैं। ये कंट्रीज के नाम है, ये इनकी कैपिटल है और ये करेंसी है, इनको आप देख सकते हैं। देखिए जो आसियान है भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आसियान के साथ भारत का अनुमानित व्यापार भारत के कुल व्यापार का 10.6% है। भारत के कुल निर्यात का आसियान से निर्यात लगभग 11.28% होता है। और भारत और आसियान देशों के निजी क्षेत्र के प्रमुख उद्यमियों को एक मंच पर लाने के लिए वर्ष 2003 में एशियन इंडियन बिजनेस काउंसिल की स्थापना की गई थी। देखिए जो वियतनाम है, वियतनाम की अध्यक्षता में सभी देश जो हैं आसियान के, उन सबके साथ एक सम्मेलन हुआ जो भारत के पास होता रहता है। देखिए इसकी हिस्ट्री देखते हैं। 1992 में भारत को आसियान का क्षेत्रीय भागीदार या सेक्टल पार्टनर तथा वर्ष 1996 में एक डायलॉग पार्टनर बनाया गया। वर्ष 2002 में आसियान भारत शिखर सम्मेलन की शुरुआत की गई। 2002 में आसियान भारत शिखर सम्मेलन की शुरुआत की गई, और जो लेटेस्ट आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ था वो होता 2020 में, और वो कौन सा सम्मेलन था, 17वां सम्मेलन। जो 16वां भारतीय आसियान शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो बैंकॉक थाईलैंड में 3 नवंबर 2019 को आयोजित किया गया था। देखिए ये है फोटो 6th एशियन इंडिया समिट, और जो लेटेस्ट समिट था वो हुआ था वर्चुअल माध्यम से। इसमें कुछ टॉपिक उठाए गए थे, उसके बारे में देखते हैं की पॉइंट्स क्या थे। भारत प्रशांत क्षेत्र में दोनों पक्षों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के पालन के साथ साथ इस क्षेत्र में एक नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए महत्व को उजागर किया गया। दोनों पक्षों के नेताओं द्वारा दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नेविगेशन तथा ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। भारत आसियान कनेक्टिविटी, प्रधानमंत्री द्वारा आसियान देशों और भारत के बीच अधिक से अधिक भौतिक एवं डिजिटल कनेक्टिविटी के महत्व को भी रेखांकित किया गया। सम्मेलन में भारत आसियान कनेक्टिविटी का समर्थन करने के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन के भारत के प्रस्ताव को दोहराया गया। आरसीईपी का मुद्दा उठाया गया। भारत के क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी आरसीईपी समझौते से बाहर होने के बावजूद आसियान भारत द्वारा व्यापार बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। आरसीईपी से भारत ने साइन नहीं किया, फिर भी जो आसियान कंट्रीज हैं उन्होंने व्यापार बढ़ाने की मांग की। कोविड-19 आसियान रिस्पॉन्ड फंड प्रधानमंत्री द्वारा कोविड-19 महामारी के प्रति आसियान देशों द्वारा व्यक्त की गई प्रतिक्रिया की सराहना की गई तथा कोविड-19 आसियान रिस्पॉन्ड फंड में $1 मिलियन के योगदान की घोषणा भी की गई। आई होप आपको कुछ मदद मिली होगी। धन्यवाद।